Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of biology part 2, chapter number 15. In our today's lecture we will cover following topics like number 1, osmoregulation. We will repeat about the osmoregulation as we have discussed its definition in our last lecture. Now second topic is water relations of the cell, balance of water and solutes in the body, osmoregulation in plants and osmoregulation in animals. Now I am going to show these topics in your book from where you have this is the osmoregulation from where you will prepare these lectures. Osmoregulation and water relations of the cell. Next is the balance of water and solutes in the body. Next topic is osmoregulation in plants and osmoregulation in animals. This is the topic and we will will complete our topic here. These are almost 2 pages. You have to prepare these 2 pages. Now the first is osmoregulation. Osmoregulation, as we discussed in our last lecture, it is the regulation of water and solutes between the organisms and their environment. इस mechanism में क्या होता है, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सल्यूट्स और वाटर का बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है. वाटर रिलेशंस जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें क्या है, वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ सल्यूट्स इन द सेल. मतलब सेल में जितने भी सल्यूट्स हैं वो किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, वाटर में. वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है. ईच सेल हैज़ बीन adopted to defined quantity of water in relation to salts to perform its function. यानी हर सेल के अंदर salts और water जो हैं उनका एक स्पेसिफिक बैलेंस होता है ताकि सेल जो है वो अपने फंक्शन प्रॉपरली कर सके. यानी सेल को जितना कंसंट्रेशन रखनी होती है साल्ट्स की और जितनी वाटर का बैलेंस रखना होता है वो उसका ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म जो है उसको मेंटेन करता है. होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जनरली मेंटेन दिस कंसंट्रेशन. आपको पता है कि ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो होम्योस्टेसिस का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, तो वो ये बैलेंस जो है मेंटेन करता है. बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी. सेल कंसिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट विच कैन बी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. मतलब एक सेल जो है उसको 3 तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा है, ब्रोनी इन्वायरमेंट. एक सेल को 3 तरह के ब्रोनी इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है. वो कौन कौन से हैं 3? हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सेल का जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा. यानी सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंसनट्रेटेड है और सेल जिस इन्वायरमेंट में मौजूद है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा. ऐसा सोल्यूशन जो है वो जाना जाता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के नाम से. दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट काजेज एंट्री ऑफ वाटर इन द सेल. इस टाइप के इन्वायरमेंट में क्या होता है, सेल में वाटर की एंट्री होती है. यानी आप ये देख सकते हो, मैंने थोड़ी सी फिगर ड्रा की हुई है. ये सेल था और ये इसका बेरोनी इन्वायरमेंट है. सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंसनट्रेटेड है और जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या है, डाइल्यूट है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर की तरफ को एंटर होगा. ठीक है. सो सेल बिकम्स टर्जिड एंड इट्स साइज इंक्रीजेज. इस वजह से अगर सेल में पानी उसके बाहर के इन्वायरमेंट से एंटर हो रहा है तो सेल टर्जिड हो जाएगा और उसका जो है साइज़ वो इंक्रीज़ हो जाएगा अपने नॉर्मल साइज से. नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट. अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड हो, पिछले वाला था हाइपोटोनिक, मतलब उसमें था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूट. अब हाइपरटोनिक है, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा. यानी ये सेल है, ये आपका सेल है, ये वाला जो सर्कल टाइप बना हुआ है ये सेल है और इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये क्या होगा, ये है कंसनट्रेटेड. पिछले वाले में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूट था, इसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसनट्रेटेड है. कंसनट्रेटेड होगा तो क्या होगा, पानी, पिछले वाले में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पानी सेल के अंदर एंटर हुआ था, इसमें पानी सेल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. यानी सेल एक किस्म का साइज़ में छोटा हो जाएगा और फ्लैसिड हो जाएगा. फ्लैसिड
टर्जिड का ऑपोजिट है, यानी टर्जिड में सेल सख्त हो जाता है और फ्लैसिड में सेल जो है वो पिचक जाता है, अपने ओरिजिनल साइज से छोटा हो जाता है। When external environment is more concentrated as compared to the cell solution, it is known as hypertonic solution. हाइपोटोनिक में बाहर वाला इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट था, हाइपरटोनिक में बाहर वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अगर बाहर वाला ज़्यादा मतलब डाइल्यूट था तो इसका मतलब है सेल के अंदर वाला कंसनट्रेटेड है, और अगर बाहर वाला कंसनट्रेटेड है तो इसका मतलब है सेल के अंदर वाला जो है वो क्या है, डाइल्यूट है, जिसकी वजह से पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ को आएगा। This type of solution causes the cell to shrink and become flaccid. Its size decreases. यानी इस टाइप के इन्वायरमेंट में अगर सेल मौजूद है तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड टाइप का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कौन सा है, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। The external environment that resembles to the internal environment is called isotonic environment. Isotonic environment ऐसा environment है जिसमें सेल का इंटरनल और जिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल पड़ा हुआ है वो दोनों रिजेंबल करते हैं आपस में, यानी वो दोनों इन्वायरमेंट आपस में एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो अपना साइज, दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट डज नॉट कॉज एनी चेंज टू द सेल। इस इन्वायरमेंट में सेल में कोई चेंज नहीं आती, एंड सेल रिटेन इट्स नॉर्मल साइज। सेल का जो साइज़ है वो बरकरार रहता है। ये आप देख सकते हो, ये सेल का ओरिजिनल साइज़ था, हाइपरटोनिक में भी चेंज हो गया था, ये हाइपरटोनिक में भी ये चेंज हो गया था, लेकिन आइसोटोनिक में जो सेल है वो अपने ओरिजिनल और नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, सो प्लांट्स कैन बी ऑफ 3 फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स दे ऑक्यूपाई। प्लांट्स किन किन हैबिटेट्स में मौजूद होते हैं, उन हैबिटेट्स की बुनियाद पर प्लांट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं प्लांट्स की? नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। पहली टाइप के प्लांट्स, हैबिटेट की बुनियाद पे प्लांट को डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे कितनी टाइप्स में, 3 टाइप्स में। पहली वाली टाइप है हाइड्रोफाइट्स। दीज आर दोज प्लांट्स विच रिमेन इन एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, यानी ये वो वाले प्लांट्स हैं जो पानी की ज़्यादा पानी जहाँ पे होता है वहाँ उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उनमें पानी बहुत ज़्यादा, उनको पानी फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर लिली एक पौधे का नाम है जो कि इसकी एग्जांपल है हाइड्रोफाइट की। अब हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या क्या एडॉप्टेशन होती हैं, हमें हाइड्रोफाइट्स का मसला तो पता चल गया है कि उनको बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हाइड्रोफाइट्स हैव एडॉप्टेशंस टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। अब यकीनन हाइड्रोफाइट के पौधे जो है उनके अंदर ऐसी एडॉप्टेशन होंगी, ऐसी उनके अंदर चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का एक्सेस पानी रिमूव कर सकें बॉडी से, ठीक है ना, बॉडी से पानी को निकाल सकें। उस मकसद के लिए हाइड्रोफाइट्स के पास कौन कौन सी एडॉप्टेशन है? नंबर 1 है फॉर दिस पर्पज़ दे हैव लार्ज सरफेस एरिया लीव्स फॉर एक्सटेंसिव ट्रांसपरेशन ऑफ वाटर, यानी इनके जो पत्ते होंगे, हाइड्रोफाइट्स के जो पत्ते होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे जिसकी वजह से ताकि ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो सके उनमें से। ठीक है, जितने बड़े साइज़ के पत्ते होंगे उतनी ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी उतना पानी उनके अंदर से ज़्यादा निकल सकेगा, क्योंकि पानी वो ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और पानी उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर हो जाता है। नेक्स्ट उनके एडॉप्टेशन ये है कि इन एडिशन टू हाइड्रोफिटिक प्लांट्स लीव्स जो है, इसके अलावा हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा लीव्स की अपर साइड पे ज़्यादा होंगे ताकि वो भी ट्रांसपायरेशन को, वाटर के लॉस को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो ये 2 एडॉप्टेशन है, एक तो पत्तों का साइज़ बहुत बड़ा होगा और दूसरा उनमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होंगे। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे प्रॉपरली अपने हैबिटेट में, जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट है। ठीक है, मीजोफाइट्स ये सेकेंड टाइप के प्लांट्स हैं। दीज आर दोज प्लांट्स विच लिव इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। मीजोफाइट्स जो हैं वो पानी की मॉडरेट सप्लाई में रहते हैं। अब मॉडरेट सप्लाई कौन सी होगी, यानी दरमियाना पानी, यानी जिनको मिलता है ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ब्रासिका, रोज़, मैंगो। ये प्लांट्स जो हैं ये मीजोफाइट की एग्जांपल्स हैं। अब एडॉप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं मीजोफाइट के मुताबिक? मीजोफाइट आपको पता है दरमियानी सप्लाई में रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी और कभी बहुत कम हो जाएगी। इन सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर दीज प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन। अगर मीजोफाइट के पास पानी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा ओपन कर देंगे
ताकि उनमें से पानी निकल सके। While in restricted supply, they keep their stromata closed to prevent the loss of water. जबकि अगर उनके पास पानी की सप्लाई कम हो गई है तो वो क्या करेंगे, अपने स्ट्रोमेटा क्लोज कर लेंगे ताकि जो पानी उनके अंदर मौजूद है वो ज़ाया ना हो सके। तो इस तरह से ये दो अडाप्टेशन हो गई मीडोफाइट्स की भी, जैसे आपने हाइड्रोफाइट्स की दो अडाप्टेशन पढ़ी थी। अब आगे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्की वाले इलाकों में मौजूद होते हैं और इनको पानी बहुत कम मिलता है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कैक्टस, यूफोर्बिया और पंशिया, ये पौधों के नाम हैं। ठीक है, मैंने आपको तीनों टाइप्स की एग्जांपल दी हैं, हाइड्रोफाइट्स की भी, मीडोफाइट्स की भी और ज़ीरोफाइट्स की भी। एडॉप्टेशंस कौन कौन सी होंगी ज़ीरोफाइट्स में? ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैव एडॉप्टेशंस फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जैसे मीडोफाइट में आपको पता है पानी बहुत ज़्यादा था, तो उनको ऐसी एडॉप्टेशंस चाहिए थी, उनको ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो उनके अंदर से पानी को निकाल सकें। जबकि ज़ीरोफिटिक प्लांट्स आपको पता है ड्राई एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जो पानी इनके अंदर निकलने से रोक सकें। ठीक है, तो पहली एडॉप्टेशन क्या है ज़ीरोफाइट की? ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल थिक लीव्स। इनके लीव्स जो हैं वो बहुत छोटे होंगे और मोटे होंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। लीव की जो तह है वो बहुत ज़्यादा मोटी होगी और एक तो होंगे बहुत छोटे छोटे इनके पत्ते। जैसे ये बिल्कुल एक किस्म का ज़ीरोफाइट जो है वो हाइड्रोफाइट्स के ऑपोजिट होंगे। हाइड्रोफाइट्स में आपने देखा था पानी ज़्यादा होता है तो उनके पत्ते बड़े बड़े थे ताकि पानी निकल सके उनकी बॉडी में से। इनके पत्ते क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे ताकि पानी इनकी बॉडी में से ना निकल सके। दे हैव थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल। क्यूटिकल होती है लीव्स की कवरिंग। ठीक है, तो ये लीव्स के इनके लीव के ऊपर वैक्सी और थिक एक तो होंगे बहुत छोटे और ऊपर से उनके ऊपर जो कवरिंग है क्यूटिकल जो है उनकी वो बहुत मोटी सी होगी ताकि पानी को मज़ीद रोक सके निकलने से। तीसरी अडॉप्टेशन क्या है? तीसरी अडॉप्टेशन ये है कि स्ट्रोमेटा एक तो लीव्स की लोअर साइड में प्रेजेंट होंगे। जैसे आपने देखो मीडोफाइट्स में ये देखा है, हाइड्रोफाइट्स में सॉरी ये देखा है कि स्ट्रोमेटा पत्तों की अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसमें स्ट्रोमेटा लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगे लीव्स की एंड इन डिप्रेशंस और तहों में मौजूद होंगे, यानी तहों में मौजूद होंगे, एक किस्म के लीव्स की जो तहें हैं उनमें मौजूद होंगे ताकि पानी की और होंगे भी बहुत कम तादाद में। मीडोफाइट्स में हाइड्रोफाइट्स में स्ट्रोमेटा जो थे वो पत्तों की अपर साइड पे मौजूद थे, इनमें लोअर साइड पे मौजूद हैं और तहों में मौजूद हैं। उनमें हाइड्रोफाइट्स में स्ट्रोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसमें स्ट्रोमेटा की तादाद बहुत कम होगी ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो सके। इसके अलावा इन ड्राई सीजन दीज प्लांट्स शेड देयर लीव्स। अगर एक तो वो ऑलरेडी खुश्की में पाए जा रहे हैं, बहुत मतलब कम पानी वाली जगह पे मौजूद हैं ज़ीरोफाइट्स जो है, और इसके अलावा वहाँ पे भी अगर ड्राई सीज़न आ जाए तो क्या करेंगे, वो अपने पत्ते गिरा देंगे। शेड देयर लीव्स, शेड का मतलब होता है गिराना। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो ड्राई सीज़न में जब उन पर खुश्की का सीज़न आएगा तो अपने पत्ते गिरा देंगे ताकि पानी उनमें से बिल्कुल ना निकल सके। तो आपको पता है पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना कौन करेगा ज़ीरोफिटिक प्लांट का? तो जो स्टेम है वो उनका फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, जब ज़ीरोफिटिक प्लांट पानी की बहुत कम सप्लाई में प्रेजेंट होते हैं और अगर उनमें ड्राई सीज़न आ जाए तो वो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने पत्ते गिरा देंगे। पत्ते गिरा देंगे तो उनमें स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इन रेनी सीजन देयर स्टेम स्टोर वाटर फॉर ड्राई कंडीशन। ठीक है, ये एक और एडॉप्टेशन है ज़ीरोफाइट की। तो ज़ीरोफाइट की हमने 5 एडॉप्टेशन जो है वो पढ़ी हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिया हुआ है, आपकी बुक में ओवरऑल पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखा है। आप ये पॉइंट्स जो है आप इस लेक्चर को यहीं पे वीडियो को पॉज कर करके इस लेक्चर को यहीं से नोट कर लें और यही वाला विषय याद कर लें। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। Animals have more critical balance of water and solutes in their body as they cannot survive net water gain or loss। मतलब एनिमल्स का जो वाटर का बैलेंस है वो मज़ीद क्रिटिकल है प्लांट्स की निस्बत। ठीक है ना, प्लांट्स में तो अडॉप्टेशन ही उन्होंने अडॉप्ट कर ली हुई हैं, लेकिन एनिमल जो है उनमें वाटर गेन एंड लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वाटर का जो बैलेंस है एनिमल्स का वो प्लांट्स की निस्बत ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी ज़्यादा नाजुक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स एंड लीव्स द सेल, होएवर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सल्यूट इज केप्ट इन बैलेंस। वाटर एनिमल्स के अंदर कंटिन्यूसली एंटर हो रहा होता है और निकल भी रहा होता है, लेकिन फिर भी बॉडी का आपको पता है इंटरनल होम्योस्टेसिस का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बॉडी का इंटरनल जो बैलेंस है वो फिर भी मेंटेन रखा जाता है। हालांकि पानी कंटिन्यूसली आ रहा है जा रहा है, सल्यूट्स आ रहे हैं जा रहे हैं,
बॉडी में से, लेकिन फिर भी जो इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो इसके लिए एनिमल्स के पास 2 अप्रोचेज हैं, ठीक है। इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी 2 टाइप की, इनमें 2 टाइप्स पाई जाती हैं एनिमल्स को वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर जो हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन फॉर मेरीन वाटर इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोटोनिक रहता है, ठीक है ना। उनको ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को, बॉडी की इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करें। किस वजह से, तो आप इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक रहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स को ज़रूरत नहीं होती कि वो एडजस्ट करें अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट कौन सी होती है, वाटर और सल्यूट की स्टेट। ऑस्मोटिक का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपके माइंड में वाटर और सल्यूट से रिलेटेड आ जानी चाहिए टर्म, ठीक है ना। ये टर्म वाटर सल्यूट से रिलेटेड है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत जिन एनिमल के ग्रुप को नहीं होती उनको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और किस वजह से नहीं होती, क्योंकि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो आइसोटोनिक रहता है। ऑस्मो कन्फर्मर्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं क्रैब, लॉबस्टर और हैग फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर, आप ये 2 ग्रुप हैं, ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। कन्फर्मर आपने याद रख लेना है, कन्फर्मर ऐसे हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक रहता है। और रेगुलेटर के नाम से ही ज़रूरत पता चल रहा है कि इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होगी। एन ऑर्गेनिज्म दैट रेगुलेट्स इट्स इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी अभी मैंने क्या बताया था क्या होती है, सल्यूट और वाटर का बैलेंस। ऐसे एनिमल्स जिनको अपनी बॉडी का इंटरनल सल्यूट और वाटर के बैलेंस को इन्वायरमेंट के साथ मतलब रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है उस एनिमल का तो उसको अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर्स में इन्वायरमेंट से उनके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, उनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट ही, इंटरनल टेम्परेचर नहीं इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रह रहा था। ऑस्मो कन्फर्मर्स का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रह रहा था, ठीक है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं उनको अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के मुताबिक। जैसा कि दीज एनिमल्स एक्टिवली डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अगर कोई ऑस्मो रेगुलेटर वाला जो एनिमल है, ऑस्मो रेगुलेटर के ग्रुप वाला जो एनिमल है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चला जाएगा तो उसको अपनी बॉडी से पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी से पानी निकालेगा तो फिर उसकी बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। और अगर कोई ऑस्मो रेगुलेटर ग्रुप वाला एनिमल जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चला गया तो उसको अपनी बॉडी से साल्ट्स निकालने पड़ेंगे। वो साल्ट अपनी बॉडी से निकालेगा तो उसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। तो ठीक है, 2 ग्रुप्स आपने एनिमल्स के पढ़ लिए हैं। एक ऑस्मो कन्फर्मर जिनको रेगुलेट नहीं करना पड़ता अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, वो आइसोटोनिक रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर को अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी जो है उसको रेगुलेट करना पड़ता है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट हैव डिफरेंट एडॉप्टेशंस टू रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस। मेरीन में कोई ऑस्मो रेगुलेटर जाएगा तो उसका अपना तरीके से बैलेंस करने का तरीकाकार होगा। फ्रेश वाटर में कोई ऑस्मो रेगुलेटर एनिमल जाएगा तो वो अपने तरीके से इन्वायरमेंट अपना मेंटेन करेगा इंटरनल, और टेरेस्ट्रियल में जाएगा तो अपने तरीके से करेगा। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है, ऑस्मो रेगुलेटर की एग्जांपल्स में आएगा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बुक से एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि हमने आज कितना लेसन कवर किया है। आपने बुक से याद करना है या जो नोट्स मैंने आपको दिखाए हैं आप उन्हीं को वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये पहले वाला था ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर रिलेशंस ऑफ द सेल। ऑस्मो रेगुलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी और वाटर रिलेशंस पढ़े हमने। उसके बाद है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी। वो ऊपर पैराग्राफ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसके नीचे फिगर्स बनी हुई हैं। ये फिगर्स ड्रा करके मैंने आपको इस पैराग्राफ को भी मैंने आपको पॉइंट्स और हेडिंग्स बना के आपको दी हैं, तो आप वहीं से नोट से करें या तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी और याद करने में भी आसानी होगी। ये ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को भी आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स वाले को ही नोट कर लें, अपने पास अपनी किसी कॉपी वगैरह बायो की बना लें, उसमें डेली का जो लेक्चर है वो वहीं से नोट करना शुरू कर दें आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको आसान तरीके से वहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पॉइंट्स बना के मैंने लिखे हैं।
आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, 2 ग्रुप्स, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 आस्मो कन्फर्मर्स और आस्मो रेगुलेटर्स का, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बुक भी दिखा दी है, आप बेशक बुक से याद करें। हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब कल हम आस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे ऊपर ऊपर तक जो आपकी बुक वाला टॉपिक है वो आप याद कर सकते हैं।